नमस्कार। आज हम इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोलने जा रहे हैं जिस पर अक्सर धूल जमी रह जाती है। एक ऐसा पल जब किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सिख योद्धा सीधे पहुंच गए मुगल सल्तनत की राजधानी दिल्ली। और सिर्फ पहुंचे ही नहीं बल्कि फतेह भी हासिल की। तो चलिए इस कमाल की कहानी को जरा करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, साल है 1783, महीना है मार्च का, और जगह है दिल्ली, वो शहर जो सदियों से हिंदुस्तान की सत्ता का दिल रहा है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। वो मुगल साम्राज्य जो कभी अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, उसका गढ़, उसकी राजधानी दिल्ली सिख फौजों के कदमों में थी। पर सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे दिलचस्प मोड़ से, जब सिख योद्धा दिल्ली के लाल किले के अंदर थे। तो समझिए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। दीवान-ए-आम, अरे ये तो वो जगह थी जहां से मुगल बादशाह शाह आलम II के सारे हुक्म, सारे फरमान जारी होते थे। और सोचिए, अब उसी जगह पर, उसी तख्त के सामने सिख योद्धा खड़े हैं और अपनी शर्तों पर बात कर रहे हैं। मतलब पावर का पूरा गेम ही पलट गया था। लेकिन ये सिख सेनाएं थीं कौन? इतनी ताकतवर कैसे बनी? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और मिसलों के बारे में जानना होगा। तो ये मिसल क्या चीज थी? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये 18वीं सदी में सिख कॉन्फेडरेशन के अलग-अलग ग्रुप्स या जत्थे थे। हर मिसल का अपना एक सरदार था, अपनी एक फौज थी। लेकिन जब ये सब एक साथ आ जाते थे तो एक ऐसी ताकत बन जाते थे जिसे हराना नामुमकिन सा था। और इस पूरी कहानी के जो हीरो थे वो ये 3 बड़े सरदार थे। करोड़ सिंह मिसल के सरदार बघेल सिंह, अहलूवालिया मिसल के जस्सा सिंह अहलूवालिया और रामगढ़िया मिसल के जस्सा सिंह रामगढ़िया। यही वो लोग थे जिन्होंने कमजोर होते मुगल साम्राज्य को सीधी चुनौती देने का दम भरा। अब देखते हैं कि इन मिसलों ने अपनी ताकत को जोड़ा कैसे। दिल्ली पर कब्जा कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी प्लानिंग थी, एक लंबी तैयारी थी। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये कोई एक रात की कहानी नहीं थी। ये सालों की मेहनत और बढ़ती ताकत का नतीजा था। 1764 में यमुना पार करने से शुरुआत हुई, फिर 1778 में 1 लाख मुगल सैनिकों की विशाल सेना को हराया। हर जीत उन्हें दिल्ली के और करीब ला रही थी। और फरवरी 1783 का जो अभियान था, वो तो बस इस फाइनल लड़ाई की एक तैयारी थी। और यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार इतिहास में सिखों को सिर्फ हमलावर की तरह दिखाया गया, पर सच ये नहीं है। ये एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पावर थी जो एक बड़े साम्राज्य को उसी के घर में, उसी के मैदान में चुनौती दे रही थी। अच्छा, तो अब वापस आते हैं मार्च 1783 के उन ड्रामेटिक दिनों पर जब दिल्ली शहर पर असल में कब्जा हुआ। जरा वो सीन इमेजिन कीजिए। 30,000 सिख फौजियों की एक बहुत बड़ी सेना दिल्ली के दरवाजे पर आकर डेरा डाल देती है। और जिस जगह पर उन्होंने अपना कैंप लगाया था, उस जगह को आज भी हम 30,000 के नाम से जानते हैं। ये नाम उसी ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है। और शहर पर कब्जे की कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है। हुआ यूं कि एक लोकल मिस्त्री ने लाल किले की दीवार की एक कमजोर जगह का राज बता दिया। बस फिर क्या था, सिख फौजों ने बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों से हमला किया, दीवार तोड़ी और उसी टूटे हिस्से से पूरी सेना शाही शहर के अंदर। आज भी उस जगह को मोरी गेट कहते हैं। मोरी यानी सुराख या छेद। तो जीत तो हो गई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इस जीत का असर सिर्फ एक लड़ाई तक नहीं रहा। इसने दिल्ली पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी मौजूद है। यहाँ देखिए पावर बैलेंस कैसे बदला। 1783 से पहले तक तो मुगल बादशाह ही सब कुछ था, लेकिन इस जीत के बाद हालात ऐसे बने कि बादशाह को सिखों के साथ बैठकर समझौता करना पड़ा। अब सिख दिल्ली की राजनीति में एक ऐसी ताकत थे जिन्हें कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। और यही मुगल साम्राज्य के पतन की एक बड़ी निशानी थी। और ये समझौता सिर्फ हवा हवाई नहीं था। सरदार बघेल सिंह को दिल्ली में जमा होने वाले सारे टैक्स और चुंगी का 37.5% हिस्सा वसूलने का अधिकार मिल गया। ये उनकी नई पावर का एक मजबूत फाइनेंशियल प्रूफ था। पर इस जीत की जो सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है, वो पत्थरों में गढ़ी गई।
बघेल सिंह ने दिल्ली की उन जगहों को ढूंढा जो सिख गुरुओं की शहादत और उनकी जिंदगी से जुड़ी थीं, और वहां पर शानदार गुरुद्वारे बनवाए, जैसे गुरुद्वारा सीसगंज, ठीक उसी जगह पर जहां गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए थे, और गुरुद्वारा रकाबगंज, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये उन पवित्र जगहों पर हक जताने का एक बहुत पावरफुल सिंबल था। और फिर वो हुआ जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। जस्सा सिंह रामगढ़िया ने बादशाह के तख्त से पत्थर की वो स्लैब, वो पट्टियां उखाड़ ली, जिसके बारे में कहते हैं कि उसी पर बैठकर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का हुक्म दिया था। लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि उस पटिया को किसी जीत की ट्रॉफी की तरह नहीं ले जाया गया। उसे अमृतसर ले जाकर स्वर्ण मंदिर में ऐसी जगह रख दिया गया जहां आने जाने वाला हर श्रद्धालु उस पर पैर रखकर गुजरे। जुल्म के एक निशान को विनम्रता और न्याय के प्रतीक में बदलने का इससे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता था? तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि असली ताकत किसमें है, एक बादशाह के शानदार तख्त में, या उन लोगों की याद में जो उस तख्त के जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। ये कहानी हमें शक्ति, विरासत और न्याय के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।